मैं क्रम को मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस कवि को बुलाता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं उस कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं जो आप लोगों को गुदगुदाना भी जानता है, लेकिन आज मैं पुलिस को देख करके बहुत खुश हूं। पहली बार मैंने पुलिस को बहुत शांति के साथ बैठ करके कोई कवि सम्मेलन सुनते हुए देखा है। वो सब जानते कि आज शहर में कुछ नहीं होगा, जो भी कोई कुछ कर सकता था वो सब यहीं है। इतने आनंद में पहली बार देख रहा हूं सर। मैं क्रम को बढ़ाता हूं, उस कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं। औरैया से हमारे बीच हैं और उनकी एक कविता ऐसी है जो कविता आप सुनेंगे तो ये कहेंगे कि कमाल कमाल कमाल। मैं ये चाहता हूं कि अजय अंजाम जी बगैर किसी भूमिका के उनको आमंत्रण देता हूं जिनकी कविता स्वयं की भूमिका हो जाती है। इस क्रांति धरा पर अजय अंजाम जी को बुलाना कितना सार्थक था या है, ये उनको सुनने के बाद आप लोग निर्धारित कीजिएगा। लेकिन विश्वास में एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां आप बजाएं। मैं आमंत्रित करता हूं अजय अंजाम जी आपको। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। क्रांति की पहली चिंगारी को अपनी कोख में धारण कर स्वतंत्रता की मात्र नगरी बन जाने वाले मेरठ की धरा को प्रणाम करता हूं। तालियां फिर भी कमजोर हैं। जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला। जिनकी मूर्ति आपने लगाई है ये सहज व्यक्तित्व नहीं है। सुखदेव हाथ में ओम बना हुआ था, साथ में सुखदेव लिखा था। एक बार आजाद ने कह दिया कि हमारी क्रांति की लड़ाई ऐसी है कि इसमें कोई शिनाख्त नहीं होनी चाहिए। आजादी का ये लाड़ला बेटा भंडार गृह में गया, एसिड की पूरी बोतल उठाई और उस ओम और सुखदेव पे डाल लिया, जिससे हाथ पर कोई निशान न रह जाए। उन दीवानों की आप मनाने जा रहे हैं। ऐसे तालियां कमजोर रखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। वाह 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 वाह। राजगुरु ने भोजन बनाते में सुन लिया भाई साहब, भोजन बनाते समय सुन लिया। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बहुत यातनाएं देते हैं गोरे, बहुत अत्याचार करते हैं राज उगलवाने के लिए, अंदर की बातें जानने के लिए। राजगुरु भोजन बना रहे थे, पास में वही चिमटा कलछली रखी हुई थी। भाई साहब तालियां सबसे अधिक देना। कैसे दीवाने लोग थे। राजगुरु ने सोचा पता नहीं अभी तो मुझे एक भी बार पकड़ा नहीं है, कहीं पकड़े इतना अत्याचार ना करें कि मेरे मुंह से मेरे क्रांति के दोस्तों के नाम निकल आए, उनके पते निकल आए। राजगुरु ने कलछली उतार करके चूल्हे में रखी, जब लाल हो गई तो उसको अपने सीने पर रख दिया। इसके बाद जो घाव बना उफ तक नहीं निकली दीवाने के मुंह से। रात को सोते समय अर्धचेतनावस्था में कुछ कराहें निकली। आसपास लेटे हुए दोस्तों ने सुना तो आजाद को बताया, पंडित जी को बताया कि राजगुरु के मुंह से कराहें निकल रही हैं। चंद्रशेखर ने जाकर के पूछा दोस्त क्या हुआ, भाई क्या हुआ। राजगुरु ने कहा कि दद्दा सिर्फ इसलिए कलछुली रख करके देखी सीने पर कि कहीं ऐसा ना हो कि जब गोरे मुझे पकड़े और यातना दें तो मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल जाए। चंद्रशेखर ने सीने से लगा लिया कि दोस्त मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। उनका बलिदान दिवस मनाने बैठे, ऊर्जा के साथ सुनिए। अभी हम लोग होली के कवि सम्मेलनों में थे, खूब ठहाके लगवाए। हिंदुस्तान में बहुत कम मंच ऐसे होते हैं जिस पर मन होता है कि सिर्फ वीर रस की कविताएं पढ़ें। उनमें से एक आपने किया है और आप ही कर सकते हो। दुनिया का कोई शहर नहीं कर सकता, सिर्फ मेरठ कर सकता है, क्योंकि ये क्रांति धरा है, ये क्रांति की जननी नगर है। निवेदित करता हूं जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला। जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। श्वेत बर्फ पर। आज मुझे उम्मीद है कि खाकी वर्दी के हाथ भी खुलेंगे, क्योंकि ये वही पलटन है, वही बिरादरी है जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर भी खड़ी है और शहर की सरहदों पर भी खड़ी है। भाई साहब हम कितने भी चुटकुले बना लें, लेकिन वो तुकाराम आपटे हमारे मन से निकलता नहीं है। मुंबई पुलिस का वो नौजवान जिसने कसाब की निकली हुई राइफल की नाल अपने सीने पर रख ली, लेकिन एक बार कसाब का गिरेबान पकड़ा तो तब तक पकड़ के रखा जब तक फांसी पर लटक नहीं गया। वाह 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 वाह। निवेदन करता हूं चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। एक एक व्यक्ति का ध्यान मांगता हूं। T20 का दौर है, बहुत संक्षिप्त सी पारी। अगर आपके हृदय तक पहुंच सका, कुछ तालियां ले सका तो लगेगा अच्छे शहर में अच्छे लोगों के बीच पढ़ा। जीवन पोथी के चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। चल के
चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाइए। लड़के हमारे सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए। लोग कह देते हैं काहे के लिए? वेतन के लिए लगा रहे हैं। मैंने कहा यार तुम्हारा ग्रामर खराब है, तुम्हारी वर्तनी खराब है। ये वेतन के लिए नहीं जाते, एक मात्रा ऊपर से वहां से हटा दो। ये वेतन के लिए नहीं, ये वतन के लिए सरहदों पर जाते हैं, उसके लिए दौड़ लगाते हैं। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। चौथी पंक्ति हृदय की देहरी पर दस्तक दे तो बड़ी तालियां दे के खोल देना इस कवि को। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। अरे सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे ईश्वर, सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर। मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए, मौत जब भी हो, मौत जिंदाबाद जिंदाबाद में लपेटा जाए। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। बड़े लोग सामने बैठे हैं, कविता की एक पंक्ति कविता जैसी हो जाए तो आशीर्वाद की तालियां दे देना। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि बड़ा कवि हूं, लेकिन बड़े लोगों के सामने खड़ा हूं, इसलिए आज आशीर्वाद मांगता हूं। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। आज इस मंच पर क्या कहने और क्या मांगने की जरूरत है? वागीश्वरी से, स्वर्ग की अधिष्ठात्री से एक कवि निवेदन कर रहा है, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से अखंड और धर्म से प्रचंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। अरे बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए। रोना रोएंगे मंच पे खड़े होकर, 36 टुकड़ों में कट गई, 72 टुकड़ों में कट गई, ब्रीफ केस में बंद हो गई, सिर्फ रोना रोने से ठीक हो जाएगा? नहीं साहब, गलती बेटियों की नहीं। चौराहे पर किसी लाडली बेटी का दुपट्टा किसी शोधे ने पकड़ा तो हम ये सोच के खामोश रह गए कि ये कौन सी मेरी सगी बहन। काश किसी एक शेर बेटे ने आवाज दी होती, सोहदे का हाथ पकड़ा होता और कहा होता कि मेरी मां के कोख से जन्म भले न लिया हो, लेकिन मेरी भारत माता की बेटी है, इसलिए मेरी सगी बेटी लगती है। तेरा हाथ टूट जाएगा इसके दुपट्टे तक पहुंचने से पहले। तब निवेदन करता हूं, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को काली का कराल लगने लगे। अरे ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने। क्या मांगता है ये देश, क्या चाहिए? सर आगे के 2 सोफों की जो लाइन है ये थोड़ी सी खुल जाए, पीछे के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभा रहे हैं। आप सरहद के लोग हैं, आपकी अगर राइफलें कमजोर पड़ गई तो हमारी सेना, जो कवियों की सेना है, वो कमजोर पड़ जाएगी। आगे के 2 सोफों से विशेष निवेदन है। देश में वो देशभक्ति का उबाल आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी, आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। जात के लिए भी नहीं, पांत के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है। मोमिनों से अब्दुल, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश। एक कविता जिसका परिचय भाई साहब सौरभ जी ने दिया। देश के खुद वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं, आदरणीय हमारे सबके गुरुदेव पितातुल्य डॉक्टर संतोषानंद जी मंच पर विराजमान है। उनके सामने पढ़ना हम लोगों के आत्मविश्वास की एक परीक्षा है। उस परीक्षा में हम खड़े हुए हैं। जहां इतना बड़ा हमारा हीरो मंच पर हो, वहां हम क्या ही काव्य पाठ करेंगे, आप सब उनको सुनने के लिए आए। जहां डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जैसी बड़ी देश की संचालिका, सिद्ध रचनाकार, अभी हम लोग मुंबई अंबेडकर नगर में हमने देखा उनका जलवा, उनका हंगामा। आपकी अपनी बेटी है, उन्होंने 4 पंक्तियां पढ़ी, मुझे लगा था कि पूरा सदन दोनों हाथ उठाएगा उनके बर्थडे पर, लेकिन वो दृश्य मुझे नहीं दिखा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी बहन के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा करके। वो कविता विशेष जो इन शहीदों से पहले भी ये जो बुजुर्ग लोग माथे पर केसरिया पगड़ी बांध के बैठे हैं, इस केसरिया पानी को सजीव रखने के लिए जिसने अपनी तलवारों का पानी पिलाया, वो सूबा होता है राजस्थान। उस राजस्थान का सबसे आग्नेय हिस्सा होता है मेवाड़, और उस मेवाड़ से एक नाम निकल करके आता है जिसको राणा प्रताप कहते हैं, आपने सुना होगा।
मेरी लेखनी में वो शक्ति नहीं थी कि मैं राणा पर कविता लिखता। मैंने उनके अश्व चेतक पर एक कविता लिखी है, उनके चेतक पर। मेरा मन है कि मैं आपको सुना दूं, अगर आपका आदेश तालियों के रूप में मुक्तक। भाई वाह। सुनिएगा, निवेदन करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी की व्याख्या अपनी छोटी लेखनी से कर रहा हूं, बड़े लोगों के दिल तक पहुंचे तो सूचित कर देना। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भाई वाह 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 वाह। ये हाथ में तब तक यहां टांग के रखने वाला हूं जब तक पीछे ये सोफे पर बैठने वाले लोग तालियां नहीं बजाएंगे। ऐसे चलेगा नहीं। भैया ने जिस मन से, उमंग ने, विमल ग्रोवर ने, इन लोगों ने जितनी ऊर्जा इस कार्यक्रम में लगाई है वो आपको देनी पड़ेगी। देखो, अपन औरैया के रहने वाले, चंबल और जमुना की खारों से आए हैं, तो अपन वसूलना जानते हैं अपना हिस्सा। हाँ, और क्या, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि आप बैठे हो ऐसे करके और चल रहा है। एक छंद और पढ़ता हूं, आप सुनना। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। अरे तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। भाई वाह। निवेदन करता हूं। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। नहीं, जरूरी बड़े लोग हैं भैया, अपन डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते हैं। हम रुक जाएंगे तो कोई बात नहीं सर, आप आराम से अरे नहीं, हम लोगों को मतलब हर तरह का आइडिया रहता है। एक बार तो गए, ऐसी दादा बैठे हैं एकदम पगड़ी बांध के, आप तो बैठे, वो पगड़ी बांध के नहीं बैठे थे, बड़े ही सोने की जंजीरें और अंगूठियां, सबने बहुत प्रयास किया। सौरभ भैया तो इतने बढ़िया संचालक, अपने संचालन में जाने कितने ठहाके लगवाने की कोशिश की, उन्होंने तालियां नहीं बजाई। हमने पूछा, भाई साहब सर क्यों ताली नहीं बजा रहे हैं? बोले, अरे बड़े आदमी हैं, खुद थोड़ी बजाते हैं, बजाने के लिए आदमी रखे बड़े चुटकुले सुनाए, हंसे नहीं। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हंस रहे? बोले, वो खुद थोड़ी हंसते हैं, बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। तीसरे चौथे दिन हम पहुंच गए उनके शहर में। फिर भाई साहब हाथ में एकदम गजरा वजरा बांध के निकले। हमने पूछा क्या हो गया भाई साहब, बड़ा परिवर्तन दिख रहा है? बोले, हमारा ब्याह हो गया। हमने कहा कब? बोले, कल। हमने कहा सर हनीमून पर नहीं गए? बोले, नहीं, हम खुद थोड़ी जाते हैं, आदमी रखिए। आदमी ना रखिए। कभी कविता पढ़ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है एक पंक्ति भी हृदय पर दस्तक दे तो भरपूर तालियों से सूचित करें। एक बार बजा करके बताइए। मैंने निवेदन करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। बनास बताऊं क्या? बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है जी, और उसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला। एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा। तब इस देश में कोई कहता है अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो मेरे जैसे कवि को पीड़ा होती है। आज क्रांति धरा पर खड़े होकर ये एक ब्राह्मण बालक दोनों हाथ उठाकर एक घोषणा करना चाहता है, अगर पौरुष के मामले में, पराक्रम के मामले में, शौर्य के मामले में, रणकौशल के मामले में, स्वाभिमान के मामले में इस रहती दुनिया में कोई एक शख्स महान था, एक शख्स ग्रेट था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान था। उसकी कविता निवेदन करने चलता हूं। जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। कौन थे राणा प्रताप? एक बंद निवेदित करता हूं, बड़े कवि बैठे हैं अग्रवाल जी, जांचिएगा कापी। जो सूरज के आगे चलता, उषा जो लेकर के आता है, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। वाह। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था।
राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह याद है नौजवान दोस्तों? राम कुमार ने एक एकांकी लिखा दीपदान, उसमें उदय सिंह की रक्षा के लिए एक गुजरी धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने सिर्फ इसलिए रख दिया कि आने वाले भविष्य में कोई महाराणा प्रताप पैदा हो और मेवाड़ पर केसरिया झंडा लहरा सके। दद्दा ताली बजा भाई, वाह 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 वाह। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। भाई वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की। सर जरूरी है, बहुत आवश्यक। अच्छा, देख के आना चेतक का दाना पानी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही। अरे सर, मेरे को ये पता होता तब तो मैं चूक हो गई भाई साहब। जैसे जैसे भुजदंडों की, बस आप ध्यान दे दीजिए, माला वाला ठीक है, जिनके कार्यक्रम में खड़े सबसे माला के हकदारी वो हैं, हम लोग थोड़ी ना हैं। उनका यश गाने के लिए खड़े हुए हैं, बस हम तो चारण हैं उनके। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य बनाने की कोशिश करता हूं। बड़े कवियों ने बताया, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए, बताया कि अगर ओज की कविता में ध्वन्यात्मकता आ जाए, कहीं ध्वनि से महसूस हो जाए कि तलवारें चल रही हैं, बर्छियां चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, तो कविता बड़ी हो जाती है। बड़ी तो मैं क्या लिखता, मैंने कोशिश की है, आप सब साथ देना, मुखातिब होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनि अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी। जिन शहरों के साथ क्रांति धारा नहीं जुड़ा है, उन शहरों में कविता का ये अंश जब पढ़ा तो लोगों की तालियां इन आवाजों के साथ जुड़ी। आज मैं चूका हूं, आज मैं हारा हूं, आज मैं पराजित हुआ हूं, नाम भले ही अजय है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। बहुत अच्छे भैया। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजी, झन झन झनाक झन चंद्र हाथ, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे। इतिहास के पन्ने पलट के देखना, दो नाम लेता हूं पूरे हृदय के साथ। बीते दिनों उदयपुर गया, कांकरोली के पास हल्दी घाटी में दादा, मैंने देखा मंदिरों में एक अद्भुत से देवता बैठे हुए, घोड़े के ऊपर एक मूर्ति सवार है, उसके कंधे पर एक मूर्ति और बैठी है, चारों हाथों में तलवारें। मैंने इतिहासकारों से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ था? बोले जयमल के पैर में गोली लगी थी हल्दी घाटी के युद्ध में, कल्ला ने अपने कंधों पर बिठाला था,
चारों हाथों से युद्ध हो रहा था मुगलिया सेना से। अकबर के दल के लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि ये कौन सा देवता लड़ रहा है राणा की ओर से, जो चारों हाथों में युद्ध की तलवारें लेकर के लड़ रहा है। आवाज भाई की कमजोर मत पड़ने देना। मैंने लगाए नारे, आपने आवाज नहीं दी, मैं बिल्कुल कुंठित पूरा नहीं हूं। सदन बोले भारत माता की। उदयपुर में दादा मैंने देखा मंदिर में वो देवता विराजमान है घोड़े पर। मैं गौरवान्वित हुआ। मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां अपने योद्धा बेटाओं को भी देवता का दर्जा दिया जाता है। उस देश में खड़े होकर कविता पढ़ रहा हूं। वाह। धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। अगली पंक्ति पर विस्फोट देखना चाहता हूं। गुब्बारे सा फट जाता था वो नीले घोड़े का सवार, तूफान दिखाई देता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। भाई जिंदाबाद। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक वाह, वाह, शमशान दिखाई देता था। अब ला रहा हूं चेतक को मेरठ। इस बार तालियां कमजोर मत पड़ जाना। जिस ओर वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, भाई वाह। बस वाह, टाप सुनाई वाह, देती वाह, थी। वाह 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 वाह। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। सबसे आग्नेय बंद रखता हूं। इस बार मुझे हताश मत होना। सामने एक पगड़ी विराजमान है, उस पगड़ी को गुरुद्वारा मान करके प्रणाम करता हूं। वो कौम का एक सिपाही सामने बैठा है जिसने अपने बेटे चुनवा दिए, लेकिन हिंदू और सनातन धर्म को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। ऐसे तेग बहादुर के बेटे बैठे हुए। भाई वाह वाह वाह। मुगलों के भैरव बन गया त्रिशूल। भाषा पर भी आपका आशीर्वाद। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। क्या बात है। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। एक नाम और लेता हूं। अकबर की सेना में एक दुर्धर्ष योद्धा था। दुर्धर्ष तो क्या था, बीभत्स था। सनातन के 3 माह के, 4 माह के, 1 साल के, 2 साल के बच्चों को देखता था आदरणीय, खोपड़ी हथेली में दबा करके चकनाचूर कर देता था। खोपड़ी छोटे बच्चों की। नाम था उसका बहलोल खां। अकबर को अहंकार था कि इससे तो हिंदुस्तान का कोई सिपाही, कोई सेनानी, कोई योद्धा जीत ही नहीं सकता। हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे राणा के सामने फंसा जी। 5 मिनट तक राणा ऐसे खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 6वें मिनट में मैं दोधारी के अपने घोड़े से छलांग लगाई। एक बार ऐसा किया, अजय अंजाम एक भी शब्द लफ्फाजी का नहीं पढ़ेंगे। इतिहास के पन्ने पलट लेना, अगर सत्य लगे तो कल तालियां बजा लेना। एक छलांग ऐसी लगाई घोड़े से, एक प्रहार किया हवा में ही। बहलोल खान का कवच कटा, यानी सिरत्राण, माथा कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा, और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर समरभूमि में पड़े थे उस महायोद्धा की तरफ।
भैरव बन गया त्रिशूल और दुधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गई मुगल बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। अगली पंक्ति पर अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, भाई साहब, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी, जब तक वो वंदे मातरम पार हो जाती थी। बहुत नमन करता हूं मेरे भाई साहब, वाह, की वीर रस की कविता, अभिनंदन करता हूं, सलूट करता हूं, नमन करता हूं भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। प्रणाम करता हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। इस तुक को, इस तुकांत को अपने जहन में बिठा के रखना। अगली पंक्ति की आधा हिस्सा मैं बोलूंगा, आधा हिस्सा आपको बोलना है मेरठ वालों। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। तालियां एक बार अपने लिए बजा दीजिए, आप सब कवि हो भाई, वाह 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 वाह। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अकबर सोच के चला था पूरा हिंदुस्तान तो हरे झंडे के नीचे आ गया, ये मेवाड़ का एक छोटा सा तिकोना हिस्सा बना बचा हुआ है, इस पे भी अपन ऐसे ही कर देंगे। लेकिन सलाम कीजिए उस शौर्य को, रहती दुनिया में पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का झंडा था, लेकिन संपूर्ण अवधि तक मेवाड़ के उस हिस्से पर भगवा झंडा ही फहराता रहा। उस रियासत को प्रणाम करता। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। भाई वाह। तालियां कमजोर हैं दोस्त अभी भी, वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर 10 सेकंड के लिए चेतक के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। वाह 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 वाह। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। थी बाग मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। अरे जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती था। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। भूल गया, तू भूल गया रणकौशल में। ऐसे ही थोड़ी ना राजस्थान मेवाड़ है जी। इजराइल का एक मंत्री चला वहां से आकर के इंडिया आया, इंडिया से सीधा हल्दी घाटी गया, पॉलीथिन में मिट्टी रखने लगा। पत्रकारों ने पूछ लिया कि ये मिट्टी काहे को ले जा रहे हो? बोले जब मैं घर से चला था, मेरी मम्मी ने कहा, मेरी माँ ने कहा था, माय मदर सेड इंडिया जा रहे हो, हल्दी घाटी जाना, वहां से वो मिट्टी लेकर आना। वो मिट्टी मैं अपने इजराइल में फहराऊंगी, जिससे यहां भी महाराणा जैसे वीर योद्धा पैदा हो सके। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया
रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। विदाई का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। मैडम इस समय जाओगी तो मेरा मन टूट जाए। मैं 3 मिनट भी नहीं लूंगा, 1.5 मिनट में आखिरी बंद। आपने सबसे बेहतर सुना, इसलिए चाहता हूं कि आप मुखातिब रहें। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 1/7 का रेशियो था सर। 7 मुगलिया सैनिक, 1 रजपूती योद्धा। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला मान सिंह, बड़ी सादड़ी के रहने वाले, राणा के सबसे बड़े दोस्त। आज के दौर में हाय ब्रो, कूल डूड कहने वाली पीढ़ी ये जानती है कि हमसे अच्छी दोस्ती कोई निभा नहीं सकता। अरे दोस्ती तो वो थी, युद्ध के मैदान में आसन्न मौत सामने है और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार तू अपने कपड़े, अपना मुकुट, अपनी ढाल तलवार मुझे दे दे। दुश्मन को शक होगा कि महाराणा मैं हूं, आज तुम्हारी मौत का वर्ण मैं करूंगा, तुम हल्दी घाटी से बाहर चले जाओ। ये दोस्ती की परिभाषाएं हमने रची। इतने में झाला पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं अट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, मेवाड़ के सबसे बड़े देवता। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले। दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है, बस एक याचना है स्वामी। शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक 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 मेरे बेटे, चेतक मेरे बेटे, भैया हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, अब तक तालियां नहीं मांगी, अंतिम विदा में मांगता हूं, और इसलिए मांगता हूं
कि रणक्षेत्र में खड़े हुए एक योद्धा ने अगर राजस्थानी शौर्य की दम पर, अपनी बहादुरी के दम पर चेतक के सामने एक बड़ा कॉल कर लिया हो। 5 शताब्दियां हो गई उस घटना को, और इन 5 शताब्दियों में अगर हमने महाराणा प्रताप के द्वारा चेतक को दी गई उस सौगंध को निभाया हो। इतिहास के जानकार बैठे हैं, अगर तमाम युद्धों के बावजूद मेवाड़ पर कभी भी भगवा झंडा ना उतरा हो तो इस पंक्ति की रक्षा अपनी तालियों से करना। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, आप सब ने राणा प्रताप के स्टैच्यू, चेतक की मूर्तियां, उनके स्मारक किसी चौराहे में, किसी पार्क पर देखे होंगे। राणा ने एक वचन दिया मैडम, उस वचन को आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं। अगर ठीक से निभा लिया हो तो मैं विदा लेता हूं इस माइक से वहां तक जाने की। बस एक अपेक्षा है मन में, उम्मीद जगी है मन में कि जब तक मैं सोफे पर बैठ नहीं जाऊंगा आपके दोनों हाथ गगन में रहेंगे और उनसे तालियों का स्वर आता रहेगा। अंतिम पंक्ति कविता की, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन मेरठ, बहुत प्रणाम।